नमस्कार। इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम को लेकर मैं हूं असीम मिश्रा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी ऋतु। ऋतु नमस्कार। धन्यवाद असीम। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 देशों के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर पहले ही ब्रुनेई पहुंच गए हैं। भारत के लिए पीएम की ब्रुनेई यात्रा खास होने जा रही है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा ऐसे समय में और अहम हो गई है जब दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के असीम 40 वर्ष यानी कि 40वीं वर्षगांठ पूरी कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, 40 डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के 40 साल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन 40 सालों में भारत ने क्या कुछ पाया, क्या कुछ दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए, इस पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन इस सब के बीच भारत के द्विपक्षीय संबंधों में नया अध्याय जोड़ने का काम ये यात्रा करेगी और साथ ही साथ ब्रुनेई के साथ सहयोग के नए क्षेत्रों के अवसर के जो दरवाजे हैं वो भी खोलने का मौका साबित होगा इस यात्रा के जरिए। और कहा जा रहा है कि दशकों से भारत और ब्रुनेई के साथ मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करता आया है और इसमें चाहे वो डिफेंस की बात हो, ट्रेड रिलेशन की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो, स्पेस की बात हो, हेल्थ की बात हो, कल्चर की बात हो, इन तमाम सेक्टर्स में ऋतु और साथ ही साथ जो इंडियन डायस्पोरा है, ये तमाम आपसी संपर्क को और भी मजबूत करने का काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ब्रुनेई भारत के लिए कई मायनों में अहम है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत के लिए भी उसकी एक अहमियत है ब्रुनेई की। तो प्रधानमंत्री की ब्रुनेई यात्रा द्विपक्षीय संबंधों और हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्यों है अहम, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञों से भी और साथ ही साथ ब्रुनेई में पीएम के कार्यक्रमों को सीधे आप तक लेकर आएंगे अपने ब्रुनेई में मौजूद संवाददाताओं के जरिए। तो बने रहिए हमारे साथ अगले 2 घंटे तक। बिल्कुल। और इन तमाम क्षेत्रों पे हम बात करेंगे। लेकिन इस सब के बीच पीएम मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर, जैसा कि हमने आपको बताया, और आज अपनी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण के तहत वो ब्रुनेई पहुंच चुके हैं। उनका एयरपोर्ट पे बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया गया और इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के जो नए अवसर हैं उसके साथ साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी चर्चा करने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट को आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के दौरे पर हैं। ब्रुनेई पहुंचने पर एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस हाजी अल मुत्तदी बिल्लाह ने उनकी अगवानी की। वहीं होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री स्वागतम सुस्वागतम। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने पर हो रही पीएम मोदी की ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया के निमंत्रण पर ब्रुनेई में हैं। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ब्रुनेई दारुस्सलाम की राजधानी बंदर सेरी बेगावन में नए चांसरी भवन का उद्घाटन करने के साथ साथ सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा करेंगे। इसका नाम वर्तमान राजा सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया के पिता के नाम पर रखा गया है। His Majesty Sultan Haji Hassan al Bolkiah paid state visits to India in 1992 and in 2008, and he also attended the ASEAN-India commemorative summits in 2012 and in 2018. In the last visit, he was also chief guest for our Republic Day along with other ASEAN leaders. During the visit, Prime Minister will engage in bilateral discussions on all aspects of our bilateral relations and cooperation with Brunei and also explore new areas for cooperation. बीते 1 दशक में दोनों देशों के बीच संबंध लगातार विकसित हुए हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग एक प्रमुख घटक है। रक्षा के क्षेत्र में 2016 में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे 2021 में नवीनीकृत भी किया गया है।
नौसैनिक दौरों का आदान प्रदान और भारत में विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में ब्रुनेई के नागरिकों की भागीदारी बढ़ते रक्षा और शैक्षिक संबंधों को रेखांकित करती है। इसी के साथ ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में भी ब्रुनेई से व्यापार संबंध महत्वपूर्ण हैं। ब्रुनेई दारुस्सलाम से भारत हर साल 500 से 600 मिलियन डॉलर का कच्चा तेल आयात करता है। दोनों पक्ष अंतरिक्ष और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी सहयोग करते आए हैं। द्विपक्षीय संबंधों पर कॉम्प्रिहेंसिव विचार विनिमय होगा, डिस्कशन होगा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी विल हैव एन ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन हिज मैजेस्टी के साथ, बायलैटरल टॉक्स होंगी। देयर इज एन ऑफिशियल लंचन उनके ऑनर में ऑर्गेनाइज किया गया है। भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई दारुसलाम यात्रा कूटनीति के लिहाज से इस क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण रहेगी। भारत और ब्रुनेई दारुसलाम नए क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाएंगे और हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भी यह यात्रा अहम रहेगी। ब्रुनेई के बाद प्रधानमंत्री मोदी 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। मुनमुन भट्टाचार्य और दिव्येंदु मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दोनों देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण के मामले में दोनों देश महत्वपूर्ण साझेदार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वे ब्रुनेई दारुसलाम की अपनी सबसे पहली द्विपक्षीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय जब भारत और ब्रुनेई अपने राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं, तो वे सुल्तान हसन अल बोलकिया और शाही परिवार के अन्य सम्मानित सदस्यों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, ताकि दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। पीएम ने यह भी कहा कि वे ब्रुनेई से कल सिंगापुर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे वहां राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, वरिष्ठ मंत्री ली सिएन लूंग और वरिष्ठ नेता गो चोक तोंग के साथ मुलाकात और बातचीत करना चाहते हैं। पीएम मोदी सिंगापुर में व्यापारिक समुदाय के दिग्गजों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सिंगापुर के साथ रणनीतिक स्ट्रेटेजिक साझेदारी और आगे बढ़ाने के संबंधों में चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से उन्नत श्रेणी के विनिर्माण, डिजिटलीकरण और सतत विकास के नए और उभरते क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा, चाहे वो दोनों देशों की बात की जाए ऋतु, चाहे वो ब्रुनेई की बात या फिर सिंगापुर की बात। जी बिल्कुल। और इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई यात्रा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व राजदूत सुरेश कुमार गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर रंजन कुमार, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रंजन। सबसे पहले पूर्व राजदूत सुरेश जी, आप ही के पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि लगातार कहा जा रहा है कि ब्रुनेई द्विपक्षीय यात्रा पर पहले प्रधानमंत्री भारत के हैं, नरेंद्र मोदी जो यात्रा कर रहे हैं। पहले तो दोनों देशों के लंबे संबंध, राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कितना अहम इस यात्रा को आप देख रहे हैं, किन मायनों में अहम? देखिए, हालांकि हमारे जो राजनयिक संबंध ब्रुनेई से अभी 40 वर्ष हुए हैं, लेकिन इस राजनयिक संबंधों से पहले भी हमारे संबंध रहे हैं। वहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं जी, तकरीबन 50-60 साल तो जहाँ मैं जानता हूँ, मैं 78 से, मैं जब से सर्विस मैंने ज्वाइन किया है तब से मैं जानता हूँ ब्रुनेई के बारे में। तो काफ़ी पहले से वहाँ पर भारत के जो लोग हैं, नागरिक वहाँ पर रहे हैं। वहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें काफ़ी अहम रोल निभाया है उन्होंने। तो अगर मैं कहूँगा तो ये संबंध पहले से मौजूद रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जब ये ब्रुनेई ने आसियान को ज्वाइन किया जी, मैं साल मेरे को याद नहीं आ रहा अभी है, 2018 में 25वीं वर्षगांठ थी उसकी। हाँ 25वीं वर्षगांठ थी, लेकिन जो बहरहाल जब से आसियान ज्वाइन किया है ब्रुनेई ने, और उससे पहले जब ब्रुनेई एक तरह से अगर देखा जाए साउथ ईस्ट एशिया में सबसे महत्वपूर्ण देश है, जो कि एनर्जी कंट्री है। ऑयल और गैस का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा ब्रुनेई में है, यहाँ पर इस एरिया में। तो एक तरह से इस एरिया की एनर्जी सिक्योरिटी में जो ब्रुनेई रोल अदा करता है, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, भारत का और इस एरिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी।
आसियान की एनर्जी सिक्योरिटी में इस पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी उसका अहम रोल रहा है ये। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम देखें, इसके अलावा स्पेस के, अगर आपको याद हो, वहाँ पर हमारा स्पेस ट्रैकिंग सेंटर, कमांड सेंटर वहाँ बना, सैटेलाइट लॉन्च करते हुए ट्रैक करने के लिए। तो हाई टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन है। इसके अलावा हम एक्सपोर्ट करते हैं जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी आते हैं, ये सब आता है, ऑयल प्रोडक्ट्स आते हैं। तो सबको देखते हुए हमारे संबंध काफ़ी अहम है। खास तौर पर अगर देखा जाए, ब्रुनई आसियान का मेंबर होने के नाते हमारी इंडो पैसिफिक पॉलिसी और हमारी जो साउथ ईस्ट एशिया की जो पॉलिसी है उसमें इसका बहुत बहुत अहम रोल है ये। ठीक है। डॉक्टर राजन, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और जैसा कि एम्बेसडर सुरेश जी ने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, और स्ट्रेटजिकली जो लोकेट है ब्रुनई और स्ट्रेटजिकली जो लोकेशन इंडिया का है, दोनों ही अपने अपने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरा सवाल आपसे ये कि पहले लोकेस्ट पॉलिसी भारत की तरफ से, और फिर उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो ऐसे में ब्रुनई का एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत किस तरह का रोल आप उसे देखते हैं, और दोनों देशों के संबंधों में जो मजबूती आई है बीते 40 वर्षों में, उसको आप कैसे देखते हैं? शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए, ब्रुनई एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण, एक अनोखा देश है। मैं वहाँ पे गया हूँ, आसियान के डेलीगेशन के रूप में मैं वहाँ पे गया था, और बहुत ही छोटा देश है, और छोटा देश की पॉपुलेशन लगभग 5 लाख के आसपास होगा, और 5 लाख से शायद कम है अभी। और उसका जो वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा कि एम्बेसडर साहब ने बताया कि वहाँ पे पेट्रोलियम और एनर्जी के रिसोर्सेस हैं, तो इस कारण से वो छोटा है लेकिन अनोखा भी देश है। वहाँ पे जाएंगे कभी अगर मौका मिले तो देखिए, उनका कल्चर, उनका जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, वो एक इस्लामिक देश है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, और वो अकेला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की उस पूरे देश में, पूरे जो साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पे इस ढंग की मोनार्की है वहाँ पे। तो एक बिल्कुल अलग तरह का देश है। और हमारे संबंध जो है, जैसा बताया कि 40वां हम वर्षगांठ मना रहे हैं, और जो हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन है, फिर हमारा हाई कमीशन 1992 में बना था। इससे पहले मनमोहन सिंह, जहाँ तक मुझे याद है, एक बार 2013 के आसपास आसियान के समिट के यात्रा किए थे, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा हो रही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये 2 कारणों से इम्पोर्टेंट है। एक तो कि जैसा कि एम्बेसडर गोयल बता रहे थे कि हमारे जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था, वो लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बहुत सारे वेरिएंट हैं, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं उसमें, जैसे कि इकोनॉमिक रिलेशन की बात होती है, उसमें सिक्योरिटी जो रिलेशन है उसकी बात होती है, उसमें बायलैटरल कोऑपरेशन की बात होती है, उसमें रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको भारत जिसमें साइन करने से रिफ्यूज कर दिया, अपने आर्थिक कारण थे उसके बिल्कुल। ये सारे इश्यूज हैं। इन दोनों दृष्टिकोण से आप इन सारे दृष्टिकोणों से आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ब्रुनई पहले और उसके बाद सिंगापुर जा रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि मैं बता दूं कि ब्रुनई के साथ हमारे ट्रेड बहुत कम है। अगर मैं पिछला जो फिगर है वो $200 मिलियन या उससे के आसपास ही होगा, और बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन वहाँ ब्रुनई एक बहुत ही रिच कंट्री है, क्योंकि ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज उनके पास, उनका पर कैपिटा इनकम काफ़ी हाई है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि उनके पास ये ऑयल एंड इसके रिसोर्सेज हैं। तो उस दृष्टिकोण से हमारे जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसके हिसाब से, और ब्रुनई ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किया भारत को आसियान से जोड़ने में। वहाँ पे एक आसियान की पॉलिसी है जिसमें कि कंट्री असाइन होता है, जो कि 2 आसियान और भारत को जो एक लीड करते हैं। तो उसमें दोनों देशों ने, एक ब्रुनई ने और दूसरा सिंगापुर ने, दोनों देशों ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। एक और इम्पॉर्टेंट जो स्पीच हुआ था, उससे आपको लगेगा कि भारत की क्या नीति है। एक शांग्रीला डायलॉग होता है, शांग्रीला डायलॉग में 2018 में प्रधानमंत्री का एक फेमस स्पीच हुआ था। वो पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने वहाँ पे एक की नोट एड्रेस दिया था, और वो डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट, उस ढंग का जैसे म्यूनिक कॉन्फ्रेंस यूरोप में होता है, उसी तरह का ये था। वहाँ पे प्रधानमंत्री ने जो बातें की थी, वहाँ पे उन्होंने बात की थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की थी। उन्होंने बोला था भारत और चीन में संबंध बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन यह भी बात की थी उसमें कि कोई भी देश को वहाँ पे डेट की डिप्लोमेसी नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने बोला था कि साउथ ईस्ट एशिया में हमारे संबंध जो होंगे उसमें आसियान उनका केंद्र बिंदु होगा। तो ये सारी बातें जो हो रही है उसको री इन्फोर्स करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि 2018 के बाद उनकी जो उस समय की यात्रा हुई थी सिंगापुर, उस काफी गैप हो गया, तो उसको फिर से मुझे लगता है कि रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। तो उस मायने से जो ब्रुनई की यात्रा है प्रधानमंत्री की, और जो सिंगापुर की यात्रा अगले दिनों में होने वाली है, ये दोनों यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है।
डॉक्टर राजन, जो आपने आसियान सेंट्रलिटी की बात कही, प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया है, इस पर आगे भी विस्तार से बात करेंगे क्या है और इसमें किस तरह का ये कंट्री जो वो रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन ऋतु, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप देना चाहेंगे दर्शकों को? जी, ब्रुनेई दारुसलाम की राजधानी बंदर सेरी बेगावन में भारतीय उच्चायोग की सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त नई इमारत बनाई गई है। पीएम मोदी अपने ब्रुनेई दारुसलाम दौरे के दौरान अब से कुछ देर में ही नई चांसरी इमारत का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के दौरान भारतीय प्रवासी और भारतीय राजनयिक समुदाय भी वहां मौजूद रहेगा। बंदर सेरी बेगावन में बनी भारत की नई चांसरी इमारत में परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत मिश्रण है। यह चांसरी ब्रुनेई के राजनयिक क्षेत्र में अन्य देशों के दूतावासों और उच्चायोगों के पास स्थित है। इसके निर्माण में 3 से 4 साल का समय लगा। वास्तुकला की दृष्टि से यह इमारत दुनिया भर में मौजूद बेहतरीन भारतीय उच्चायोगों दूतावासों में से एक है। इसे पारंपरिक भारतीय शैली में तैयार किया गया है। यहाँ एक हौज और 300 लोगों की क्षमता वाला एक बहुउद्देशीय हॉल बनाया गया है। The whole decor is conceptualized from the Indianness that we all have deep inside our souls. And here in Brunei, it is all about the Indian community and how the community come together when an event happens. ब्रुनेई दारुसलाम में उद्घाटन समारोह को लेकर भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह है। ब्रुनेई भारत के द्विपक्षीय रिश्तों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक ये क्रम है इस समय कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री महोदय की एक द्विपक्षीय रिश्तों की एक वार्ता हो रही है। ये है भारत के उच्चायोग की नई चांसलरी बिल्डिंग और यहाँ पर उद्घाटन करेंगे वो इस बिल्डिंग का भारत के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके सामने और भारत की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के सामने। उद्घाटन के बाद भारत का जो उच्चायोग है वो यहाँ से काम करेगा। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मुनमुन भट्टाचार्य, डीडी न्यूज, बंदर सेरी बेगावन। तो आपने देखा किस तरह से भारतीय जो संस्कृति रही है उसकी झलक इस जो राजदूतावास कह सकते हैं, वहाँ जो दूतावास बना है उसमें छाप छोड़ी गई है। इसका भी आपसे कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इन तमाम तस्वीरों को आपको लाइव दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के दौरे पर हैं और अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी जो बंदर सेरी बेगावन है वहाँ एक मस्जिद सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा करेंगे अब से कुछ देर के बाद, और मस्जिद परिसर में प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। भारत और ब्रुनेई के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मस्जिद यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक मस्जिद का नाम ब्रुनेई के वर्तमान सुल्तान के पिता और उनके पूर्ववर्ती सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन के नाम पर रखा गया है। वे ब्रुनेई के 28वें सुल्तान थे। मुगल वास्तुकला से प्रभावित इस भव्य मस्जिद के निर्माण के उनके सपने को साकार होने में 4 साल लग गए थे। अंततः 1958 में इसका निर्माण पूरा हो पाया था। We have had very deep historical linkages with, as you would know in history, this island was known as the Borneo Island, and Indian sailors, traders, merchants, pilgrims, preachers, Buddhist pilgrims, they had been sailing these waters. And from the pre-modern, pre-medieval and pre-Islamic times, there have been very deep ties between India and Borneo Island, the residents of this island. इसके निर्माण में केवल बेहतरीन सामग्रियों का उपयोग किया गया था। इसमें शंघाई ग्रेनाइट और इतालवी संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। इंग्लैंड से रंगीन कांच और क्रिस्टल झूमर मंगाए गए थे। सऊदी अरब से सोने की पत्ती से ढका गुंबद और बढ़िया कालीन लाए गए थे।
मस्जिद की 52 मीटर ऊंची मीनार इसे केंद्रीय बंदर सेरी बेगावन की सबसे ऊंची इमारत बनाती है। प्रवासी भारतीय मस्जिद में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हैं। हम लोग इतना एक्साइटेड हैं, हम लोग ईगरली हम लोग उसके लिए स्वागत करने के लिए पूरा तैयारी में है। हम लोग पूरा इंडियंस भी नहीं है, इधर ब्रुनेन भी एक्साइटेड है। प्रधानमंत्री जी को इधर आते हुए सुनते हुए वो लोग पूछ रहे हैं, आपका प्रधानमंत्री इधर आ रहा है, इधर इतना छोटा देश में क्या ज़रूरत है। हम लोग बोला अपना इंडियंस के लिए आ रहा है, वो लोग अपना भला के लिए आ रहा है। हम लोग सोचे दोनों कंट्री का बहुत भला हो जाएगा और रिलेशन और बढ़ जाएगा। हम इतने एक्साइटेड है कि इस कंट्री के अंदर पहली बार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो प्रधान सेवक भी है हमारे देश के, वो हमारे लिए यहाँ आ रहे हैं। सेवक रहते हैं हमेशा हिंदुस्तान के, सबका साथ सबका विकास। वैसे ही हाजी हसनल बोल के सबका साथ सबका विकास यही देखते हैं। हमेशा उसने इंडियंस को वेलकम किया है, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, यहाँ सब खुशहाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों जैसे मिस्र, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में भी मस्जिदों का दौरा किया है और अब ब्रुनेई दारुसलम में स्थित मस्जिद सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन भी इस सूची में जगह बनाने वाली है। बंदर सरी बेगावन से मुनमुन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने रिपोर्ट देखी, किस तरह से वहाँ पे जिस मस्जिद का दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री, उसकी क्या कुछ अहमियत है और उससे पहले जो दूतावास बना है, हमने उन दोनों रिपोर्ट्स को आपको दिखा। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ सुरेश गोयल जी, पूर्व राजदूत, वही बने हुए हैं हमारे साथ स्टूडियो में, और साथ ही साथ डॉक्टर राजन कुमार जो कि प्रोफेसर JNU से, दोनों बने हुए हैं। डॉक्टर राजन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप आसियान सेंट्रलिटी की बात कर रहे थे। मेरा सवाल ये कि जो लोकेशन स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है ब्रुनेई इंडो पैसिफिक के बीच में, बिल्कुल सेंटर में, उसके अगल बगल के जो कंट्रीज़ हैं वो हम जानते हैं, जो साउथ चाइना सी है बिल्कुल उसके करीब है, और वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं पॉलिटिकली और स्ट्रेटजिकली, वो हम सारी चीज़ों को जानते हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भारत की पहुँच, वहाँ पे प्रधानमंत्री गए हुए हैं, क्या सिग्नल, क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश इन तमाम क्षेत्रों को? देखिए, बहुत ही अहम सवाल है ये असीम जी, क्योंकि ये वहाँ पे जो प्रधानमंत्री कहने की कोशिश कर रही है, या भारत की जो डिप्लोमेसी है वह यह कहने की कोशिश कर रही है कि अभी तक जो वहाँ पे आप देखेंगे, जो ट्रेडिशनली, और अगर पिछले सेंचुरी की बात करूं तो वहाँ पे दो देशों ने डोमिनेट किया है। ये है अमेरिका। डॉक्टर राजन, मैं आपको रोकना चाहूँगा। वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। चांसरी प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं, वो तस्वीरें हमें वहाँ से मिल रही हैं। हम वो तस्वीरों का भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को। ये देखिए, ये वो तस्वीरें चांसरी का प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हुए, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, और ये दूतावास ब्रुनेई में, इंडियन चांसरी बिल्डिंग, जिसका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं, और साथ ही साथ जैसा कि हमने कहा था, वहाँ जो भारतीय मूल के लोग, इंडियन डायस्पोरा है, उनके साथ भी मुलाकात कर रहे हैं। बहुत गर्मजोशी के साथ आप देख सकते हैं मोदी मोदी के नारे लगाते हुए। तो बहुत ही
तो ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन चांसरी बिल्डिंग का उद्घाटन उन्होंने किया, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वहाँ पे इस बहुत ही भव्य इमारत का उद्घाटन किया गया। और जब भारत और ब्रुनेई अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं सुरेश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये तस्वीरें। और ये एक माइलस्टोन भारत और ब्रुनेई के संबंधों के बीच में ये बिल्डिंग का बनना, उद्घाटन करना प्रधानमंत्री की तरफ से, और क्या लगता है किस तरह के संबंध और आने वाले दिनों में मजबूत होंगे दोनों देशों के बीच? देखिए, ये सब देखते हुए इसके अलावा भी जी जो ब्रुनेई की एक मैं आपको रोकना चाहूँगा, कुछ हम वहाँ से दिखा रहे हैं। तो ये दृश्य आप देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई में भारत के नए दूतावास का उद्घाटन किया। उस मौके पर मौजूद वहाँ तमाम प्रवासी भारतीय भी मौजूद थे। और इस पूरी चांसरी की जो इमारत है, इसे परंपरा आधुनिकता का खूबसूरत मिश्रण भी कहा जा रहा है। कई ऐसे एक तरह से हॉल्स इसमें तैयार किए गए हैं जिसमें भारत की परंपरा दिखाई देगी हमेशा। बिल्कुल ऋतु, और बहुत ही महत्वपूर्ण, और जैसा कि हमने कहा कि 40वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं अपने राजनीतिक संबंध के, और ऐसे में ये बिल्डिंग उन संबंधों की मजबूती को दर्शा रहा है, क्योंकि जिसमें जो भारतीय संस्कृति है उसकी झलक साफ तौर पर हमें देखने को मिली। और हमने जो आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई, हमारे सहयोगी मुनमुन वहाँ पे गई हुई हैं इस पूरे इवेंट को कवर करने के लिए, तो बहुत ही अच्छे से दिखाई इस पूरे बिल्डिंग को और किस तरह से वहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन मेरा सवाल सुरेश जी आपसे है कि कैसे बीते 40 वर्षों का अगर मैं रिव्यू करने के लिए कहूँ, किस तरह के संबंध बीते 40 वर्षों में रहे, और उससे भी महत्वपूर्ण कि बीते 10 वर्षों में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए न सिर्फ ब्रुनेई बल्कि बाकी जो आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ भी हमने अपने संबंधों को काफ़ी स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। देखिए, मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने अभी अभी जो आज इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री ने भारतीय चांसरी की बिल्डिंग को, क्योंकि मैं राजदूत रह चुका हूँ जी, तो एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो चांसरी की बिल्डिंग होती है वो खाली पास्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, ये हमारे जो फ्यूचर है कि आगे क्या आने वाला है उसकी एक एस्पिरेशन होती है कि हम आगे ये करने वाले हैं, और हमारे जो दिमाग में विजन है हमारे रिश्तों को लेकर के वो है ये। तो उस चीज़ को देखते हुए जो ये चांसरी की बिल्डिंग बनी हुई है, उस चांसरी की बिल्डिंग का मैं कहूँगा कि एक बड़ी अच्छी कल्पना की गई है कि पीपल टू पीपल रिलेशन आगे ग्रो करेंगे, तो हॉल बनाए गए उसमें कि आगे इंटरेक्शन हो, लोग आए, तो एक तो ये चीज़ कहूँगा। दूसरी चीज़ मैं थोड़ी अलग है इससे हटके जी, बिल्कुल, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जो है
वो जो मस्जिद भी विजिट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ये बात सही है कि उनको जो निमंत्रण मिला है, ब्रुनेई के सुल्तान से निमंत्रण मिला है। मस्जिद का नाम उनके पिता के नाम पर है। एक तरह से नेशनल आइकॉन है ये। अब अगर हमारे जैसे भारत में मान लीजिए ब्रुनेई के सुल्तान आते हैं और हम उनको अयोध्या ले जाएं या प्रयागराज ले जाएं, तो जाहिर सी बात है कि हम उनको दिखाना चाह रहे हैं कि ये हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल आइकॉन है, नेशनल आइकॉन कहूँगा मैं ये। कल्चर एक नेशन को रिप्रेजेंट करती है। सूरज जी, मैं आप ही के बात में थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूँगा, एक इन्फॉर्मेशन कि जिस मस्जिद का दौरा आपसे कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री करने वाले हैं, उनके पिता उनकी एक इच्छा थी कि जो मस्जिद बने उसमें वो मुगल आर्किटेक्चर से काफी प्रभावित थे जी, और इसलिए उन तस्वीरों को हम अभी दिखाए भी रिपोर्ट में। और प्रधानमंत्री जब जाएंगे, ताजमहल के तर्ज पर उनके पिता की इच्छा थी कि ताजमहल के तर्ज पर, क्योंकि ताजमहल एक मुगल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन नमूना है, उस तर्ज पर बनाया जाए, तो उसी तर्ज पर इस मस्जिद को बनाने की कोशिश की गई है। अब कितनी अच्छी बातें देखिए ये जी। और ख़ास तौर पर अगर मुगल आर्किटेक्चर से ये है, तो एक तरह से अगर हम देखें हमारी जो कॉमन हमारी हेरिटेज रही है, कल्चरल सेंट्रल एशिया से रही हो, इधर से ईरान से रही हो, सब मिला जुल कर जला करके एक हमारी कॉमन हेरिटेज है वो ये। लेकिन एक चीज़ और बहुत बड़ी है, इसको आप नोटिस कीजिएगा कि ब्रुनेई एक इस्लामिक देश है, लेकिन वहाँ पर एक एक्सट्रीमिज्म का नामो निशान नहीं है। लिबरल कंट्री है, वहाँ पर जो हिंदू हैं शरिया कानून लागू है वहाँ। शरिया कानून जी, इस्लामिक देशों में लागू होता देश है है जी। लेकिन कट्टर नहीं है वो। वहाँ पर जो भारतीय हिंदू हैं वो भी अपना जो है रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो दूसरे हैं वो मस्जिद जाने के लिए स्वतंत्र हैं, तो कोई लिमिटेशन नहीं है ये। क्योंकि आप वहाँ पे सर्व कर चुके हैं सर, तो किस तरह? ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है ये बहुत कम इस देश में, इस एरिया में जो मुस्लिम देश है, इंडोनेशिया है जैसे, ब्रुनेई है, तो मलेशिया है, ज़्यादातर देश ऐसे हैं जो कि जहाँ पर संस्कृति भारतीय, आपने अभी जैसे उदाहरण दिया मॉस्क का, भारतीय संस्कृति है, साझा संस्कृति है, वहाँ पर रिफ्लेक्शन है उसका। इसके साथ में उनका रिलीजन जो है, अगर इस्लामिक रिलीजन है, उससे उनके जो नेशनल ईथोस हैं उस पर फर्क नहीं आता है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं कहूँगा कि इसी चीज़ को लेकर आगे करते हुए दो चीज़ें हैं जो कि हमारे और ब्रुनेई के संबंधों को आगे गाइड करेंगी। एक तो इंडो पैसिफिक और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक एरिया में तो ये हो जाता है, इकोनॉमिक तो है ही, और दूसरा जो उनका लिबरल और सेक्युलर एथोज है जो कि हमसे काफ़ी शेयर करते हैं, एक वो चीज़, तो ये हमारे संबंधों को आगे भी बहुत प्रगाढ़ करने में मदद करेंगी। जी, डॉक्टर रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रंजन, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? जिस तरह से एम्बेसडर गोयल ने कुछ बातों को रखा सामने ब्रुनेई के संबंध में, दोनों देशों की एक तरह से मजबूत संबंधों में एक रूपता भी दिखाई देती है। जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि जो साझा संस्कृति की बात की है। अगर साउथ ईस्ट एशिया को पूरा देखेंगे, पूरे आसियान के सारे देशों को आप देखें, केवल ब्रुनेई सिंगापुर नहीं, बाकी देशों मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड इत्यादि सारे देशों को देखें तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे जो कल्चरल इम्पैक्ट रहा है पहले बुद्धिज्म का, जैसे कि थाईलैंड, कंबोडिया इत्यादि देश, लाओस, वहाँ पे बुद्धिज्म, जो हमारे एंशिएंट टाइम्स में बुद्धिज्म का काफ़ी इम्पैक्ट था और यहाँ से बुद्धिज्म किस ढंग से गया और वहाँ पे प्रभावित किया। फिर इस्लाम भी गया, इस्लाम यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस रास्ते से कैसे वहाँ पे जा रहा है, जिसकी बात वो कर रहे हैं। तो इस्लाम जो साउथ ईस्ट एशिया का इस्लाम है, वहाँ वो जो ईरान और वेस्ट एशिया का इस्लाम उससे काफ़ी अलग है। तो मुझे लगता है उससे कंपेरिजन करना बिल्कुल सही नहीं होगा, और काफ़ी लिबरल भी है वहाँ का। और वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है दूसरे हैं, वहाँ पे जो इम्पैक्ट रहा है, एक तो कि जो इंडिक सिविलाइजेशन है उसका इम्पैक्ट है, जिसमें कि बुद्धिज्म, इस्लाम, हिंदुइज्म इत्यादि आप दिखेंगे। और उसके अलावा दिखेगा आपको जो दूसरा इम्पैक्ट है वो सिनिक बोलते हैं उसको, चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन है, जो मलेशिया में भी दिखेगा कि जो इशू है वहाँ पे, एथनिसिटी के जो इशू हैं वो है इंडिक वर्सेस चाइनीज़ वाले इशू हैं।
और आपको सारे देश में उस ढंग के पॉपुलेशन दिखेंगे। और ये सिंगापुर और जो ब्रुनेई है, ब्रुनेई एक तरह से देखें वहाँ का लैंग्वेज मलय है, मलेशिया का, तो उसी का एक्सटेंशन के रूप में आप देखिए। और वहाँ पे जो हमारे वो काफ़ी लिबरल है, उनका ड्रेसिंग पैटर्न, उनका ईटिंग पैटर्न, ये सारे देखेंगे तो वो आप ईरान या फिर जो सऊदी अरब इत्यादि से बिल्कुल तुलना नहीं किया जा सकता, ये काफ़ी अलग तरह का है। और लेकिन जो सेंट्रलिटी की बात हो रही थी, जो असीम जी पहले बात कर रहे थे, अभी तक हमने देखा कि कोल्ड वॉर पीरियड में पहले अमेरिका, और अमेरिका के साथ चूंकि चीन का काफ़ी सहयोग था, तो ये देश जो काफ़ी डोमिनेट करते थे। अभी वहाँ पे क्या हो रहा है कि जियोपॉलिटिकल राइवलरी इमर्ज कर रहा है। जैसे आपने फिलीपींस का के झगड़े होते रहते हैं साउथ चाइना सी में, चाइना में रोज, कल परसों भी उनके शिप में टक्कर हुई है। ब्रुनेई का जो इलाका है वो भी डिस्प्यूटेड है साउथ चाइना सी में, क्योंकि चाइना जो क्लेम कर रहा है उसमें ब्रुनेई का भी आता है, फिर वियतनाम का आता है। तो ये जो राइवलरी इमर्ज कर रहा है, तो वहाँ पे 3 एक्टर्स हैं जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। एक चाइना है, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स है, और तीसरा जो खुद के देश हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया आसियान के जो कंट्रीज हैं। अब भारत के संबंध चूंकि ट्रेडिशनली काफ़ी अच्छे रहे हैं, और भारत के ट्रेड अभी साउथ ईस्ट एशिया से काफ़ी अच्छे हैं, और भारत को साउथ ईस्ट एशिया के देश भी एक बैलेंसर के रूप में देखते हैं आज के समय में। तो यह केवल यह नहीं है कि भारत अपने संबंध अच्छे बनाने की कोशिश कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया के भी देश भारत को अपने जो रीजनल फोरम है, आसियान रीजनल फोरम, या दूसरे तरीके से वो तो चाहते हैं कि RCEP में भी जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसमें भी भारत को शामिल होना चाहिए। जो सिंगापुर के जो मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर वहाँ के, उन्होंने बोला भी कि भारत को RCEP में शामिल होना चाहिए। भारत इसलिए नहीं शामिल हुआ क्योंकि भारत को लग रहा था कि जो चाइनीज प्रोडक्ट है इंडिया में, वो RCEP जो है एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और अगर वो एग्रीमेंट होता है तो हमें डर था कि चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में काफी आने लगेंगे, जो कि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज है उसको काफी डैमेज करेगा। और RCEP के कारण एक दिक्कत इंडिया को यह वहां पे हो रहा है कि RCEP के कारण जो ट्रेड रिलेशन है चाइना के साथ काफी अच्छे हो गए, और उस हिसाब से जो हमारे ट्रेड बढ़ने चाहिए साउथ ईस्ट एशिया के साथ, वो उस ढंग से नहीं बढ़े, और हमारे जो इंपोर्ट है काफी ज्यादा बढ़ा है। सिंगापुर के साथ भी हमारा ट्रेड बैलेंस सिंगापुर के फेवर में है, हम 21 बिलियन वहां से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन डॉक्टर राजन, यहीं पे मेरा सवाल है कि अगर भारत की अपेक्षा वो चाइना से ज्यादा, चूंकि RCEP के दोनों सिग्नेटरी हैं, सस्टेन कैसे कर पा रही है इकोनॉमी ब्रुनेई की? देखिए, ब्रुनेई की तो अपनी इकोनॉमी है, चूंकि देखिए जहां पे भी तेल है वो देश आज के टाइम पे रिच है, चाहे वो ब्रुनेई हो या नॉर्वे हो या वेस्ट एशिया के सारे देश हो। और ब्रुनेई पे कोई सैंक्शन भी नहीं है ईरान की तरफ से। तो जहाँ पे चूंकि ब्रुनेई एक्सपोर्ट करता है तेल को, और भारत भी वहाँ से इंपोर्ट करता है तेल का, तो इस कारण से उनका जो पर कैपिटा इनकम है, और अगर पर कैपिटा इनकम वहाँ के परचेजिंग पावर पैरिटी के रूप में देखेंगे, PPP, मैं कांस्टेंट प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उनका कंपेरेबल है यूरोपियन कंट्री के। वो अपने आप को बोलते हैं कि उनका जो 10-15 जो सबसे रिचेस्ट देश है उसमें पर कैपिटा PPP के हिसाब से उनका जो पर कैपिटा इनकम है, तो उनकी इकोनॉमी, तो उनका चूंकि छोटा देश है और उनके पास रिसोर्सेस, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस है, तो उनका ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा हो जाता है। और हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे कि हम मेडिसिन के क्षेत्र में, और इंपोर्ट जो तेल के क्षेत्र में, डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में, और इसके अलावा जो आप कल्चरल कॉपरेशन इत्यादि की जो बात कर रहे थे, तो ये सारे बढ़ाने के काफी स्कोप है। और ब्रुनेई एक इंपॉर्टेंट एक्टर है, चूंकि पर कैपिटा इनकम इकोनॉमी अच्छी है, तो एक इंपॉर्टेंट एक्टर। मलेशिया में भी तेल और उस हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस है, इंडोनेशिया में भी है। लेकिन ब्रुनेई में चूंकि ब्रुनेई से हमें संबंध बनाना है, तो इन सारे क्षेत्रों में डिजिटल इकोनॉमी, हेल्थ केयर और जो सस्टेनेबल इकोनॉमी इत्यादि पे हमें जोर देना पड़ेगा। और हमें साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो एक्टिव पॉलिसी उसको इंप्लीमेंट करने में ब्रुनेई, सिंगापुर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिल्कुल डॉक्टर रंजन, कई ऐसे मोर्चे हैं जिन पर केंद्रित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा। इसी विषय में एम्बेसडर गोयल कुछ जोड़ना चाह रहे थे, वो अपनी बात को इसमें जोड़ सकते हैं। जी एम्बेसडर गोयल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी रितु, प्रोफेसर राजन ने काफ़ी तफसील से समझा दिया है इसके बारे में कि जो साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमी है वो किस तरह चाइना से डीपली इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अगर हम ब्रुनेई की बात करें तो ब्रुनेई की इकोनॉमी मेनली ऑयल और गैस बेस्ड इकोनॉमी, हाइड्रोकार्बन एक मेजर वो है, उसका जो एक्सपोर्ट पे ही 90% बिल्कुल उसका बिजनेस, उनकी अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है, वो इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है अभी। हालांकि अगर वो भारत से इनके रिलेशन बनते हैं तो जो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहेंगे इकोनॉमी का, कि और कुछ वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो,
तो उसमें भारत की और ब्रुनेई की पार्टनरशिप काफ़ी अहम साबित हो सकती है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आसियान का जो ट्रेड है, आसियान का ट्रेड, इंट्रा आसियान ट्रेड बहुत ज़्यादा है। मलेशिया का सिंगापुर के थ्रू ट्रेड होता है, इंडोनेशिया का जो एक्सपोर्ट होता है वो थ्रू सिंगापुर होता है। तो जो ट्रेड बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है ये। तो उस इंटरलिंक्ड ट्रेड में ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतना ट्रेड इंडोनेशिया का है, इतना ट्रेड सिंगापुर का है और कितना मलेशिया का है। वो सारा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना की वो जो एक इन्फ्लुएंस वहाँ पर बन चुका है अभी तक, उनकी इकोनॉमी में, मैन्युफैक्चरिंग में इतना नहीं, ट्रेडिंग में और वैल्यू एडिशन में, जो उनका जो इतना, जैसे सिंगापुर की बात कर लें, सिंगापुर में जो कंप्यूटर पेरिफेरल्स हम लेते हैं, ज़्यादातर कंप्यूटर पेरिफेरल्स या तो ताइवान से आते हैं या चाइना से आते हैं। आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स या एआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मोबाइल इक्विपमेंट या तो चाइना से आते हैं या ताइवान से आते हैं। सेमीकंडक्टर्स सेम स्टोरी। तो इस सब को देखते हुए भारत को मेरे ख्याल है अपनी जो नीति बनानी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत, अगर हमने वहाँ पर आगे कदम बढ़ाना है तो हमें ये देखना होगा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ करके एक आर्थिक प्लेटफॉर्म पर भी आए। लेकिन बिना आर्थिक प्लेटफॉर्म आए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। ये बहुत मुश्किल आप जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल नहीं है। मैं इस पे कमेंट चाहूंगा, लेकिन काम शुरू मुश्किल होते हैं, लेकिन आगे तो बढ़ना पड़ता है। मैं इस पे कमेंट करूंगा, आऊंगा प्रोफेसर राजन, लेकिन मेरा सवाल इंडियन कम्युनिटी पे, जो कि प्रधानमंत्री ने बीते 10 वर्षों में अलग अलग देशों में जब भी गए, उन्होंने इंडियन कम्युनिटी को कल्चरल एम्बेसडर्स उन्होंने कहा। ब्रुनेई में भी हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं, चूंकि उनकी खुद की आबादी भी बहुत कम है और जो इंडियन डायस्पोरा वो भी बहुत कम है। ऐसे में इंडियन डायस्पोरा किस तरह का रोल प्ले करता आ रहा है और आने वाले दिनों में इस विजिट के बाद से और किस तरह का रोल प्ले करेगा? असीम के इस सवाल में डॉक्टर रंजन 2 चीज़ें बस जोड़ दे रही हूँ, क्योंकि तकरीबन कहा जाता है कि 15,000 भारतीय उस आबादी में हैं ब्रुनेई के, और उसमें भी ज़्यादातर मेडिकल क्षेत्र से हैं, टीचिंग में हैं, एनर्जी सेक्टर में हैं। तो एक तरह से एक बड़ा हिस्सा ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का एक अच्छा योगदान है। ऐसे में आप पीपल टू पीपल रिलेशंस को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और असीम और ऋतु जी दोनों, अगर आप कभी भी साउथ ईस्ट एशिया जाएंगे और गए भी होंगे मुझे लगता है, तो आपको यह नहीं लगेगा कि आप विदेश जा रहे हैं। वो कई बार लगता है कि बिल्कुल कल्चरली लगता है कि हम बिल्कुल अपने ही देश के किसी हिस्से में घूम रहे हैं। यह फीलिंग आपको इस साइड अगर जाते हैं, टर्की या उसके ऊपर जाते हैं, तो यह फीलिंग नहीं होता है। तो आप जो वहाँ का जो कल्चरल डायस्पोरा है, चूंकि हमने बताया, पहले भी डिस्कस किया कि जो वहाँ का जो संस्कृति है, उसमें भारतीय संस्कृति ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में। और हमारा जो उस काल से जो रिलेशन रहे हैं, काफ़ी हिस्टोरिकल और काफ़ी ट्रेडिशनल रिलेशन रहे हैं। जैसे कि आपने बताया 15,000 ब्रुनेई में है, जो कि काफ़ी कम है। लेकिन अगर उसमें मैं सिंगापुर की बात करूँ अभी के समय में, तो वहाँ का 10% जो पॉपुलेशन है सिंगापुर में, वो भारतीय मूल के हैं। और उसके बाद मतलब 3.5 लाख, सिंगापुर का पॉपुलेशन लगभग 40 लाख के आसपास होगा, और उसमें लगभग 3.5 लाख जो पॉपुलेशन है वो भारतीय मूल के हैं। वो आप जानते हैं कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारतीय मूल के हैं, वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं वो भारतीय मूल के हैं। और उसके अलावा वहाँ पे जो 3.5 लाख लोग ऐसे भी हैं जो कि वीज़ा लेके जो जाते हैं, और वहाँ पे सिटीजन नहीं है, लेकिन वहाँ पे आईटी सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हमारे कुछ कलीग वहाँ पे प्रोफेसर भी हैं, मित्र भी हैं हमारे वहाँ पे जो सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो इस टाइम तो वहाँ पे जो हमारा डायस्पोरा का जो रोल है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हर एक देश में देखेंगे, चाहे वो इंडोनेशिया में हो या फिर मलेशिया में हो, और मैं उस डायस्पोरा की बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी माइग्रेट किए हैं वर्क के लिए और जॉब के लिए। मैं हिस्टोरिकल जो इंडियन ओरिजिन्स जो हैं लोग वहाँ पे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और उनकी नीति यह है, वह यह चाहते हैं कि वहाँ पे जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, मलेशिया में हमने देखा कि चूंकि मलेशिया उनका BRI का पार्ट है, तो वहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। इंडोनेशिया न्यूट्रल पॉलिसी लेके रखता है, फिलीपींस की पॉलिसी काफ़ी करीब है वो अमेरिका के। तो वो लोग अब ये चाहते हैं कि चूंकि अमेरिका कब तक उनको प्रोटेक्ट कर पाएगा इसकी गारंटी नहीं है, तो उनको यह लगता है कि अब हमें एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो कि एक इंपॉर्टेंट बैलेंसर के रूप में रोल प्ले कर सके, जो चाइना को बैलेंस कर सके। क्योंकि ये देश इंडोनेशिया मलेशिया को छोड़ देंगे अगर, तो छोटे छोटे देश हैं और उतने पावरफुल मिलिट्रली नहीं है।
और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, हालांकि डैशबोर्ड पे सवाल है। प्रोफेसर राजन, एक चीज याद दिलवाना चाहता हूँ, प्रोफेसर राजन को शायद याद होगा कि 2005 में ली क्वान याओ में ईस्ट एशिया समिट में कहा था कोलालमपुर में कि भारत और चाइना एक ही प्लेन के दो विंग्स हैं ये। तो ये सजेस्ट करता है कि अब तो खैर काफी बदलाव आ गया है, भारत और चाइना ग्रोथ इंजन्स हैं आसियान में और साउथ एशिया में, कहूँ तो। क्यों प्रोफेसर राजन? जी फिर से सवाल पूछेंगे असीम? मैंने कहा डॉक्टर राजन, असीम कह रहे हैं कि भारत और चीन जो है वो ग्रोथ इंजन्स हैं साउथ एशिया में। ग्रोथ इंजन्स के साथ साथ क्या डॉक्टर राजन इसमें ब्रुनेई को, अगर हम ब्रुनेई के पिछले 40 साल 50 साल देखें तो आप किस तरह से देखते हैं ब्रुनेई का जो तासुर रहा है? मतलब जब वो इतने बड़े संकट में, साउथ चाइना सी के संकट को भी बड़ा मुखर होकर उसने कभी भी चीन से इन विवादों पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज की है। ऐसे में आज जब आसियान देश एक साथ होना चाहते हैं, भारत को एक मजबूत ताकत देखते हैं, चीन का एक जवाब देखते हैं कूटनीतिक रूप से, तो ऐसे में क्या आपको लगता है ब्रुनेई ने अपनी उस पूरी एक तरह से राजनयिक सोच को भी बदला है, डिप्लोमेसी को? देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी जो छोटा देश होता है उसकी अपनी, छोटे देश की अपनी मजबूरियां होती हैं। और छोटा देश अगर 5 लाख का पॉपुलेशन का देश हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो, या फिर सिंगापुर को ही ले लें जो कि एक इकोनॉमिकली काफ़ी पावरफुल कंट्री है लेकिन उसका पॉपुलेशन 40 लाख है, तो वहाँ पे उनकी मजबूरी यह होती है कि जो भी रीजनल पावरफुल कंट्रीज होते हैं वहाँ पे वो अपना एक बैलेंसिंग रोल, वो बैलेंस्ड पॉलिसी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और अगर बैलेंस नहीं मेंटेन करते हैं तो फिर यूक्रेन जैसा क्राइसिस होता है, जो कि हमने देखा कि किस ढंग से यूक्रेन में भी क्राइसिस हुआ है, कि उन्होंने बैलेंस्ड पॉलिसी नहीं रखा। तो ब्रुनेई की पॉलिसी बहुत ही क्लियर, ब्रुनेई ही नहीं, ज़्यादातर जो देश हैं जो साउथ ईस्ट एशिया के, उनकी पॉलिसी वही पॉलिसी है जो भारत की पॉलिसी अभी ग्लोबल पॉलिटिक्स में है। मल्टी इंगेजमेंट की हम बात करते हैं कि हम अगर वेस्ट के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं तो हम रशिया के साथ भी रिलेशन बना के रखना चाहते हैं। तो ये जो छोटे देश है साउथ ईस्ट एशिया के, उनकी पॉलिसी है कि हम चीन के साथ उनके रखना मजबूरी है, क्योंकि चीन करीबी देश है, साउथ चाइना सी में वो उनके डिस्प्यूट्स हैं, और ये सारे देश, छोटे छोटे देश एक साथ भी हो जाए तो चीन के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनकी मजबूरी यह भी है कि आसियान ट्रेडिशनली अगर देखेंगे तो अमेरिका से काफ़ी करीब रहा है, सारे देश जो है अमेरिका से काफ़ी, और अब चूंकि वो वहाँ पे जो डिस्प्यूट्स इमर्ज कर रहे हैं, जो जियोपॉलिटिकल राइवलरी इमर्ज कर रहे हैं, और उनको लगता है कि भारत अभी तक भले ही उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले किया हो, लेकिन भारत एक फ्यूचर का एक सुपर पावर है। अगर हम भारत के इकोनॉमी की बात करें तो 2047 तक, मैं भारत की डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय डेटा PwC का डेटा की बात कर रहा हूँ, तो भारत 35 ट्रिलियन इकोनॉमी होने की संभावना है। तो वैसे में उनको पता है कि जो फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने वाला है, वहाँ पे भारत के साथ साउथ ईस्ट एशिया के संबंध अच्छे होने जरूरी हैं। एक तो आर्थिक कारण हो गया, लेकिन उसके साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, उस हिसाब से साउथ ईस्ट एशिया भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखें कि अगर चीन ट्रेड करना चाहता है, साउथ चाइना सी से निकलेगा और वो मलक्का स्ट्रेट जो बोलते हैं, मलक्का का जो एक छोटा सा जो नैरो स्ट्रिप है, वहां से निकलता है, और वहां से निकलते ही वो अंडमान सी में एंटर करता है उसके सारे शिप्स। वहां पे अगर कभी चीन से हमारे झगड़े होते हैं, मान लीजिए, तो होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, लेकिन अगर संभावना टेंशन बनता है तो वहां पे चीन डरता है, उनको इसको बोला जाता है मलक्का डिलेमा के रूप में देखा जाता है। और चीन ने जो ग्वादर के साथ जो साउथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश की, उसकी कोशिश यही है कि वह भारत जैसे देश, भारत चूंकि उसको घेर सकता है इसमें जो इंडियन ओशन है उसमें, तो वो चाहता है कि एक ऐसा रूट मिले जो कि सेफ हो ट्रेड करने के लिए उसको। वेस्ट एशिया के देश है जहां से वो एनर्जी इंपोर्ट करता है, और अफ्रीका से भी। तो चीन की जो नीति है तो सिक्योरिटी के हिसाब से, और आप देखेंगे सिंगापुर का लोकेशन वो बिल्कुल मलक्का स्ट्रेट के टिपिंग पॉइंट पे है, और ब्रुनेई का लोकेशन देखेंगे तो ब्रुनेई भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साउथ चाइना सी में, चूंकि साउथ चाइना सी के ऊपर है। तो उस दृष्टिकोण से भी हमारे संबंध जो है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम आप जानते हैं कि भारत क्वाड का भी हिस्सा है, हालांकि साउथ ईस्ट एशिया का कोई भी देश क्वाड का मेंबर नहीं है। और मैंने जैसा बताया कि वो बैलेंस्ड पॉलिसी बनाने की कोशिश करते हैं, वो ना तो अमेरिका के साथ डायरेक्टली जाना चाहते हैं या कोई ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, फिलीपींस एक एक्सेप्शन है, और ना ही वो चीन के साथ उस ढंग के सिक्योरिटी एग्रीमेंट करना चाहते हैं। वो चीन, भारत और जो अमेरिका है, इन तीनों जो शक्तियां वहां पे ऑपरेट कर रही हैं, उनके साथ बड़े अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है। जापान के साथ, कोरिया के साथ इनके संबंध काफी अच्छे हैं। तो उनकी पॉलिसी है बिल्कुल एक बैलेंस्ड पॉलिसी बना के रखने की। ठीक है,
आपने बहुत सारे मुद्दों को छेड़ दिया है प्रोफेसर राजन। मैं उस पर एक एक करके आऊँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन हो रहा है। मुझे लगता है हमारे जो दर्शक हैं वो आज बहुत ही उनको बहुत सारे जानकारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन तमाम विषयों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। ऋतु, आप जी हाँ, बिल्कुल। एम्बेसडर गोयल, जिस तरह से अभी प्रोफेसर राजन ने कई ऐसी चुनौतियां भी एक तरह से गिनाई हैं, साथ ही साथ उन्होंने कई दृष्टिकोण दिए कि किस तरह से दक्षिण पूर्व देशों के बीच में, साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ साथ अब भारत के सामने और इन देशों के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं वैश्विक, उनका किस तरह से समाधान ढूंढा जा रहा है। लेकिन इस बीच में ब्रुनई के साथ भारत के जो संबंध हैं, ब्रुनई के लिए प्राथमिकता शायद इस मौजूदा दौर में, जहां एक तरफ चाइना को लेकर जो चुनौतियां वो तो हैं, लेकिन वावासन ब्रुनई 2035 यानी नेशनल विजन प्रोग्राम जो ब्रुनई का है वो बहुत अहम है ब्रुनई के लिए, और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भारत के संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि ऊर्जा, ऑयल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ भारत का बड़ा निवेश है। ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं, जब हम बड़ी चुनौतियां तो देख रहे हैं लेकिन उसमें द्विपक्षीय संबंध उन चुनौतियों का जवाब के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, ब्रुनई के लिए भारत से रिश्ते बहुत अहम हैं। आपने बताया कि एनर्जी के जो क्षेत्र में कोऑपरेशन है, हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर जो कोऑपरेशन है, स्पेस कोऑपरेशन है, रिश्ते बहुत अहम हैं। ब्रुनई के रिश्ते चाइना से बहुत अहम हैं, क्योंकि जहाँ पर इसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, उस लोकेशन को देखते हुए आपने देखा अभी फिलीपाइंस में खबरें पढ़ी हैं आपने, जो हुआ कि फिलीपाइंस के एक वेसल को चाइनीज वेसल ने जाके टक्कर मार दी, और उसके बाद में झगड़े चल रहे हैं, बातचीत हो रही है, जो भी है, लेकिन वो चाइना कर सकता है ये काम। अगर चाइना को लगता है कि उसके इंटरेस्ट में कहीं खलल आ रहा है तो कर सकता है, वेरी कैपेबल। तो ब्रुनई तो नहीं चाहेगा ये। तो ब्रुनई जहाँ लोकेटेड है जियोपॉलिटिकली, मलक्का डिलेमा का नाम लिया अभी प्रोफेसर राजन ने, और जो ब्रुनई की ज़्यादातर ट्रेड होता है वो मलक्का स्टेट्स के थ्रू होता है ये, तो वो तो नहीं चाहेगा कि वहाँ पर किसी भी तरह से शांति भंग हो, विरोधाभास हो कोई। तो ब्रुनई की चाइना के ऊपर भी सिक्योरिटी वाइज और स्ट्रेटेजिक वाइज डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको भी वो नाराज नहीं कर सकता है। लेकिन इन दोनों के बीच में सबसे अहम ब्रुनई के लिए आसियान है। अगर ब्रुनई ने आसियान को ज्वाइन किया, वो इसलिए ज्वाइन किया कि इकोनॉमिकली, हालांकि ब्रुनई इस एरिया में नंबर 2 देश है जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से, सिंगापुर के बाद में ब्रुनई का ही नंबर आता है, लेकिन ब्रुनई को मालूम है कि एक पॉलिटिकल तौर पर अगर उसको अपना एक वर्चस्व बनाना है या अस्तित्व बनाना है तो वो आसियान के साथ में रहकर ही हो पाएगा, आसियान से अलग होकर के नहीं हो पाएगा। तो ब्रुनई अपनी सिक्योरिटी खाली वो डिफेंस के टर्म्स में नहीं, पूरी अपनी सिक्योरिटी आसियान के संदर्भ में ही देखता है। तो किसी भी हालत में उसका कोई भी फैसला आसियान से अलग नहीं होगा। ठीक है, ये जरूरी। जी, अब मैं अगर थोड़ा सा जी बताएं। तो एक तो चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि आसियान को भी अच्छी तरह मालूम है कि जहाँ पर वो मौजूद हैं वो चाइना को नाराज़ नहीं कर सकते हैं। अगर चाइना को नाराज़ नहीं कर सकते हैं तो वो चाइना से और भारत से और यूएसए से और साउथ कोरिया और जापान से वो बैलेंसिंग संतुलन बना के हमेशा संतुलन बनाएंगे। उस संतुलन के बीच में हमें ये समझना होगा, और मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि एक राजनयिक के तौर पर हमें ये समझना होगा कि हमें साउथ ईस्ट एशिया में जब तक कि चाइना और भारत की जो पावर में एसिमेट्री ख़त्म नहीं होती है, हमें आसियान में साथ चाहिए, उनका हमको साथ चाहिए। इंडो पैसिफिक में हम कहते हैं कि अगर आसियान विल प्ले द सेंट्रल रोल, वो इसीलिए है कि बिना आसियान के इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी लाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक, आखिरी बात, हम कुछ भी सोच लें, कुछ भी कर लें,
हमें भी एक तरह से अपनी एक व्यापक नीति बनानी होगी और उसमें ये देखना होगा कि आसियान और चीन के संबंधों में हमारा क्या स्थान है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ये याद रखिए कि आसियान किसी भी हालत में चाइना को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। और ये हमको समझ करके, इसीलिए मैंने कहा था कि आरसेप में अगर हमको बात करनी है तो उससे हमको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेकिन सर उससे हमारे नुकसान बहुत है, हमारे नुकसान जी बहुत नुकसान भी है, फायदे भी है, ठीक। दोनों चीजें। प्रोफेसर राजन, सर की बात को आगे बढ़ाते हुए इस पूरे एरिया में आरसीईपी के सिग्नेटरी हैं ब्रुनेई, चाइना के साथ इन तमाम देशों के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन तमाम चीज़ों को आप हटा के अगर ब्रुनेई, क्या वो हटा सकता है? क्या वो इस स्थिति में है कि आप चाइना को इग्नोर कर दें, आप आरसीईपी को इग्नोर कर दें और उसके बाद आप भारत से संबंध अच्छे बनाएं? क्या ये प्रैक्टिकल अप्रोच है ब्रुनेई का? देखिए असीम, ये जो गेम वहाँ पे चल रहा है ये जीरो सम गेम नहीं है। मतलब वहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया जीरो सम गेम खेलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि एक का फायदा दूसरे का नुकसान, वो नहीं चल रहा है। वो ये चाह रहे हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पे क्यों है। चाइना का इन्फ्लुएंस दो तीन कारणों से। एक तो आपने बोला आरसीईपी, जिसके अभी आरसीईपी तो कुछ दिन पहले ही साइन हुआ था। उससे पहले बीआरआई जो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स थे वो वहाँ पे। अब साउथ ईस्ट एशिया क्या चाह रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया को उससे एडवांटेज डेफिनेटली मिले हैं। बीआरआई से भी उसको मलेशिया में, हालांकि उससे डेट क्राइसिस भी मलेशिया में काफ़ी हुआ, कुछ लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया डेट के कारण, करप्शन भी उसमें हुए, वो सारे इश्यूज हैं। लेकिन चूंकि उनको वहाँ से इन्वेस्टमेंट आया चाइना से, तो वो चाइना के साथ अपने संबंध अच्छे रखना चाहते हैं। आरसीईपी के कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारी चाइनीज कंपनी जो कि चूंकि वेस्टर्न कंपनी चाइनीज कंपनी पे बैन लगा रहे हैं, तो अब चाइनीज कंपनी क्या कर रहे हैं कि वो वियतनाम में या दूसरे जगह पे जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या वहीं पे जाके वो खोल रहे हैं और वहां से फिर एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब चाइना अब दूसरे तरीके से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है और भारत को यही डर था। इसी कारण से भारत ने आरसीईपी में वो उनको लगा कि अब चाइना प्रोडक्ट्स साउथ ईस्ट एशिया को भेजेगा और साउथ ईस्ट एशिया से रीपैकेजिंग के करके वो फिर इंडिया में आएगा, तो हमारे पास डंपिंग का इशू होगा और हमारी इंडस्ट्री शायद उतना कॉम्पिटेंट नहीं हो कि उनसे कम्पीट कर पाए। तो इस कारण से हमने आरसीईपी में वहां पे रिफ्यूज कर दिया था। लेकिन हमारी दिक्कत कहाँ पे आ रही वो भी मैं बता दूं। अब जिस ढंग से बीआरआई उसने किया, हमने भी प्लान तो किया, हमने बिम्स्टेक प्लान किया जिसमें कि म्यांमार और थाईलैंड इत्यादि को हमने जोड़ने की कोशिश की। अब दिक्कत यह है कि म्यांमार में क्राइसिस हो गया और क्राइसिस में अमेरिका ने भी रोल प्ले किया और चीन ने भी रोल प्ले किया है। वहाँ पे जो वहाँ का लोकल फैक्टर है वो तो है ही। तो इस कारण से जो हम जो कनेक्टिविटी जो कर सकते थे यहाँ से म्यांमार, फिर वहाँ पे थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया इत्यादि और फिर मलेशिया इत्यादि, तो वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम उसमें दिखते हमें है कि अगर हम साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए हम कल्चरली कनेक्टेड हैं, पॉलिटिकली ज़्यादातर देश वहाँ पे डेमोक्रेसी और लिबरल डेमोक्रेसी तरह के वो देश हैं और भारत से अच्छे संबंध बनाने चाहते हैं, पॉलिटिकल विल भी है। हमारे साथ दिक्कत यह है कि हमारे जो हम ट्रेड उनके साथ जो कर सकते हैं रूट हमारे पास नहीं है। और जो सी रूट है वो एक रूट है, लेकिन आज के टाइम पे लैंड रूट वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया फास्ट ट्रेडिंग के लिए। और म्यांमार में हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पे इंसर्जेंसी का बहुत बड़ा इशू हो गया है और उस कारण से म्यांमार ब्लॉक कर दे रहा है वो थाईलैंड और दूसरे जो रूट्स हैं वहाँ पर हम नहीं जा पा रहे। तो भारत को मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी अपने जो नेबरहुड में है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और उस कारण से अब क्राइसिस बांग्लादेश में भी वो आप जानते हैं। तो म्यांमार में अगर स्टेबिलिटी आती है तो उससे हम अपने ट्रेड रूट्स जो हैं सितवे पोर्ट इत्यादि जो है उसके माध्यम से हम ट्रेड सीधा साउथ ईस्ट एशिया कर सकते हैं और वहां से लोग भी आ सकते हैं क्योंकि बुद्धिज्म को लेके काफी अट्रैक्शन है। डॉक्टर राजन, कई आपने दिलचस्प एक तरह से दृष्टिकोण कहूं या फिर ये कहूं कि इस पूरी पार्टनरशिप में भी कई ऐसे एंगल्स हैं जिसपे अभी भी भारत को भी सोचने की जरूरत है और उसके कई जवाब तलाशने की भी जरूरत है। इस पर हम और चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सीधे आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री दोपहर में कुछ समय पहले ब्रुनेई पहुंचे हैं और उसके बाद से अभी तक के उनके क्या कार्यक्रम रहे हैं उस पर एक नजर डालते हैं।
तो ज़बरदस्त उत्साह का माहौल आपने देखा, किस तरह से वहाँ जो भारतवंशी हैं, जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, वो कितने उत्साहित हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और जैसा कि हमने कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री की बायलैटरल तौर पर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और पहली यात्रा है। और हमने जब आपको कमेंट्री दिखाई, वहाँ से हमने जो बाइट्स दिखाए, जो रिएक्शंस वहाँ से दिखाए, जो भारतीय मूल के वहाँ लोग रह रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हम बहुत ही उत्साहित हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर। और उन्होंने एक उम्मीद जाहिर की इस यात्रा के बाद से जो संबंध है वो और भी काफ़ी मजबूत होंगे। रितु जी हाँ, बिल्कुल असीम। और हमारे साथ दो मेहमान लगातार बने हुए हैं। पूर्व राजदूत सुरेश कुमार गोयल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर राजन कुमार, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजन, आप अपनी बात को उस समय पूरा कर रहे थे। आप कह रहे थे कि किस तरह से आसियान देशों के साथ भारत अपनी रणनीति को, क्या भारत अपनी पूरी विदेश नीति में एक शिफ्ट लेके आया है पिछले, अगर हम 10 सालों की बात करें, और अगर खास हम ब्रुनई की ही बात करें तो ब्रुनई के साथ जो भारत के रिश्ते रहे हैं, मौजूदा तमाम चुनौतियों को देखते हुए क्या किसी तरह का शिफ्ट भी आपको लगता है? ये काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर अब मैं साउथ ईस्ट एशिया की बात करूं, आसियान के साथ जो हमारे संबंध हैं, पहले लुक ईस्ट पॉलिसी चल रही थी और नरसिम्हा राव के समय स्टार्ट हुआ था, 1991 की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद से ये इस पॉलिसी को बदला गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। तो यानी कि आपको एक्टिवली उसको परस्यू किया गया वहाँ पे कि हम हर एक देश के साथ संबंध बायलैटरली अच्छा बनाएंगे, और जो मल्टीलैटरल कोऑपरेशन है आसियान के माध्यम से उसमें हम जो रीजनल फोरम है उसमें हम शामिल हैं। जो ईस्ट एशिया फोरम मीटिंग होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, और जो इश्यूज हैं वहाँ पे हम संग्रीला जो एक इनॉग्रल एड्रेस जो दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में, तो उसमें बहुत ही क्लियरली वहाँ पे जो बताए थे कि हम आसियान की सेंट्रलिटी की बात करते हैं। आसियान पे हम नहीं चाहते हैं कि किसी एक्सटर्नल पावर का इन्फ्लुएंस हो। यानी कि भारत यह भी कहना चाहता है वहाँ पे कि चाइना तो है ही एक फैक्टर जो कि वहाँ पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते हैं कि अमेरिका ही वहाँ पे डोमिनेट करे। तो यानी कि जो मल्टीपोलैरिटी जिसको हम सपोर्ट करते हैं कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को इमर्ज करने की बात करते हैं, तो उसमें हम चाहते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया उसका केंद्र बिंदु हो, वहाँ की जो राजनीति हो, वहाँ का जो इश्यूज होते हैं। और साउथ ईस्ट एशिया में कनेक्टिविटी बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड, वो इकोनॉमिकली जो कनेक्टिविटी बहुत ही स्ट्रांग है, कल्चरल, पॉलिटिकल और ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्शन की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे भारत अगर अपने आप को कनेक्ट कर पाता है, और उसी की कोशिश हो रही है कि म्यांमार के बिम्स्टेक इत्यादि के माध्यम से हम कैसे अपनी इकोनॉमी को वहाँ पे कनेक्ट कर पाए। हम जो पोटेंशियल है अपना वो अभी तक अचीव इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक कनेक्टिविटी अभी भी एक इशू है। समुद्र के रास्ते से तो ट्रेड हो रहा है, लेकिन अगर ये कनेक्टिविटी बनता है तो लोग पीपल टू पीपल जो इंटरेक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जो इकोनॉमिक ट्रेड होगा ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और आपने एक डायस्पोरा कनेक्ट की बात की, तो भारत ने यह भी काफ़ी एक्टिवेट किया है कि पहले की पॉलिसी जो देखेंगे और पिछले 10-12 साल की पॉलिसी अगर देखेंगे, तो जिस ढंग से डायस्पोरा को उन्होंने रिकनेक्ट करने की कोशिश की है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को जिस ढंग से रिकनेक्ट करने को, तो ये सारे नए जो उभरते आयाम हैं जो दिखाता है कि परिवर्तन है भारत की विदेश नीति। एम्बेसडर गोयल, इसमें सिर्फ एक टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि 10 साल की स्थिर सरकार एक मोदी सरकार रही है, क्या इस तरह की स्थिर सरकार के कुछ जब निर्णय होते हैं विदेश नीति में और खासकर वैश्विक चुनौतियों को लेकर, क्या उसमें एक बड़ा असर दिखाई देता है? क्या वो असर 10 साल की इस पूरी फॉरेन पॉलिसी में भारत की अब वो दिख रहा है? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर सरकार स्थिर होती है तो ये तो जाहिर सी बात है कि एक कोई भी देश हो या उस देश के भी जो लोग हैं, कम्युनिटी है, उनको ये एक आशा होती है, भरोसा होता है कि जो निर्णय लिए जा रहे हैं उन निर्णयों में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो जो एक नीति है उसी रूप में आगे चलती रहेगी। तो ये तो खैर आशा होती है, भरोसा होता है। और दूसरी तरह से अगर सरकार एक मजबूत सरकार हो, उसका भी असर पड़ता है कि वो अपने जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनको निर्णयों को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब रहेगी। तो ये तो बात, जहाँ तक आपने सवाल पूछा, उसकी जाहिर सी बात है कि ये एक इसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर इसी बात को मैं आसियान के संदर्भ में लूँ, तो आसियान के संदर्भ में हमें नीति वही रहेगी, लेकिन नीति को थोड़ा थोड़ा टाइम के मुताबिक कभी कभी थोड़ा ट्वीक करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब जैसे मैं ये कहूँगा कि अभी बातचीत चल रही थी व्यापार की, ट्रेड की, तो अगर हम आसियान से अपने संबंधों को खाली एक व्यापार की दृष्टि से देखेंगे
तो कनेक्टिविटी का जिक्र किया प्रोफेसर राजन ने, ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया। जब तक कि वो सॉल्व नहीं होती, लिमिटेशन तो होती है। हालांकि चाइना ने वो लिमिटेशंस काफ़ी अच्छी तरह से सॉल्व कर ली है, लेकिन लिमिटेशंस रहेंगी। तो हमें खाली व्यापार को ना देख करके हमारे जो संबंध हैं बाकी एरिया में आगे बढ़ाने पड़ेंगे। उन एरिया में इन्वेस्टमेंट की बात कर लीजिए आप। अब जैसे सिंगापुर से हमारे यहाँ भारत में $11 बिलियन इन्वेस्टमेंट है ये जी। और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हाईटेक एरियाज में है। हम ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हम सेमीकंडक्टर में जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, एआई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम सिंगापुर के थ्रू या इंडोनेशिया के थ्रू या ब्रुनेई के थ्रू हम कोशिश करें कि ये एआई इस तरह की टेक्नोलॉजी भारत में आए, इन्वेस्टमेंट आए हमारे पास। तो हमको आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एआई, स्पेस सेक्टर, इस तरह की चीज़ों को देखना पड़ेगा, जिसमें कि हमको ये कनेक्टिविटी का या आईटी इंडस्ट्री जी कि उसमें ये लिमिटेशंस ज़्यादा असर प्ले रखा। ये मतलब एक तरह से विकल्प के तौर पे ये जी, तमाम वो जी, क्षेत्र हैं जहां हम दोनों ही देशों के संबंधों को और मजबूत कर सकते हैं। भारत और ब्रुनेई के संबंधों पर ये विश्लेषण जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं हम। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम मजबूत होते भारत ब्रुनेई संबंध, और इन संबंधों के जो तमाम आयाम हैं, तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं, आज हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। बहुत ही विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। आप बने रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, ज्ञान का संवर्धन कीजिए, क्योंकि दो बहुत ही खास मेहमान इन तमाम एस्पेक्ट्स पर बातचीत करने के हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व राजदूत सुरेश गोयल जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही साथ हमारे साथ JNU से प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार भी मौजूद है। डॉक्टर राजन, मैं आपका रुख करना चाहूँगा और मैं आऊँगा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर भी, लेकिन सिक्योरिटी को भी मैं टच करना चाहूँगा। वो इसलिए कि प्रधानमंत्री और हमारे रक्षा मंत्री ने कई बार कहा है कि इंडो पैसिफिक में जो कंट्रीज़ हैं, हम उनके नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। ऐसे में उसको थोड़ा सा अटैच करते हुए अगर मैं साउथ ईस्ट एशिया तक ले जाऊँ, ब्रुनेई को भी इसमें शामिल कर लूँ, तो किस तरह से जो थ्रेट है, अगर मैं चाइना फैक्टर की बात करूं, किस तरह से भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है इस पूरे क्षेत्र में? देखिए, जहाँ तक मैं सीमा आपके सवाल को समझ पा रहा हूँ, तो अभी तक हम वहाँ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं है जी। अभी तक जो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा था, या तो अमेरिका कर रहा था या अपने जो उनके आसियान के जो मैकेनिज्म है वो कर रहे थे। और भारत अब वहाँ पे एक एक्टिव, और चाइना भी वहाँ पे कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक वहाँ पे करने की कोशिश कर रहा था। अब भारत वहाँ पे एंटर करने की कोशिश कर रहा है। और भारत सिक्योरिटी के मायने में, इकोनॉमिकली, कल्चरली तो आप जानते हैं कि हम काफ़ी दिनों से कनेक्टेड हैं। और खासकर शीत युद्ध के जब से समाप्ति है उसके बाद से 91 से लुक ईस्ट पॉलिसी के बाद से ही हमने देखा कि किस ढंग से हमने साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने की कोशिश की। उससे पहले चूंकि अमेरिका चीन का अलायंस था, तो वो वहाँ पे डोमिनेट करते थे वहाँ की पॉलिटिक्स को, लेकिन अमेरिका और चीन में जब से दरार आ गए हैं तब से वहाँ की पॉलिसी भी काफ़ी बदल गई है। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो एक बहुत बड़ा खतरा है, मैं बता दूं। वो खतरा इसलिए है कि अमेरिका को भी लगता है कि चीन का जिस ढंग से एक्सपेंशन हो रहा है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल और सिक्योरिटी, और जिस ढंग से वो साउथ चाइना सी में वो जिस ढंग से अपने शिप्स को भेज रहा है, जिस ढंग से वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, और जिस ढंग से 9 डैश लाइन जो होता है वो जो क्लेम कर रहा है, और ये सारे जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में है। और कई बार जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट हैं उन्होंने उसके विरोध में डिसीजन भी दिया है। फिलीपींस और चीन के जो झगड़े हुए थे उसको अंतर्राष्ट्रीय कानून चीन ने बिल्कुल नहीं माना।
चीन ने बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया। अब देखिए दिक्कत कहाँ पे होगी हमें, दिक्कत यह होगी कि आखिर हमें भी तो साउथ कोरिया के साथ ट्रेड करना है, हमें आप ताइवान और जापान के साथ ट्रेड करना है। तो आप अगर साउथ चाइना सी में अगर O9-9 को मान लेते हैं तो आपको वहाँ पे फीस देने पड़ेंगे, जो चाइनीज वहाँ पे जो वेसल्स होंगे, चाइनीज जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस होंगे उसको फीस देंगे, तब आपको वो जाने देंगे। और अगर झगड़े होते हैं तो बोलेंगे नहीं हम आपको अपने रास्ते से नहीं जाने दे सकते। तो वहाँ पे इसलिए हमें बहुत ही प्रॉपर एक इंटरनेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, और इसी कारण से आपने देखा कि हमने क्वाड की मेंबरशिप एक्सेप्ट की, और हम मलाबार एक्सरसाइजेस भी करते हैं। और हालांकि मलाबार एक्सरसाइज हम बोलते हैं किसी देश के विरोध में नहीं करते हैं, लेकिन इसके मायने आपको पता है कि इसके क्या मायने हैं। और दूसरा यह है कि जो वहाँ पे जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी, वो अपनी सिक्योरिटी की मजबूरी को भी समझते हैं। उनकी मजबूरी भी यह है कि जो अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसा कि चीन अभी क्लेम कर रहा है कि वो ताइवान को कैप्चर करेगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो विशेषज्ञ हैं उनका भी मानना है कि जिस ढंग से शी जिनपिंग ने उसको अपना एक मेन फोकस्ड प्रोग्राम बना लिया है, तो चाइना कभी ना कभी या तो ब्लॉकेट करेगा ताइवान को, या फिर वहाँ पे जो कैप्चर करने की कोशिश करेगा, वन चाइना पॉलिसी। और वो झगड़े अगर वहाँ पे बढ़ते हैं तो वो झगड़े केवल चीन और ताइवान के बीच में सीमित नहीं रहेंगे, वो उन झगड़ों में कोरिया शामिल हो सकता है, जापान शामिल हो सकता है। तो वो वहाँ पे फिर अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमारे ट्रेड जो जापान के साथ है और साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री हैं वो सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो हमें हमारी जो पॉलिसी होनी चाहिए कि हमें जो वहाँ पे पावर्स हैं, अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, क्वाड के माध्यम से, ऑकस एक नया संगठन है जिसमें कि यूके है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, लेकिन भारत वो चूंकि मिलिट्री और न्यूक्लियर कंपोनेंट है तो भारत उसमें शामिल नहीं है। तो वहाँ पे उन देशों के साथ हमें एग्रीमेंट करने पड़ेंगे सिक्योरिटी, और इन सारे देशों के साथ जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, आसियान के जो कंट्रीज हैं, उनके साथ स्ट्रॉन्ग मल्टीलैटरल और बायलैटरल कोऑपरेशन करने पड़ेंगे। इंडोनेशिया के साथ हमारे रीजनेबली अच्छे संबंध हैं अभी के समय में, मलेशिया के साथ कभी अच्छे और कभी खराब होते रहते हैं। फिलीपींस चूंकि अमेरिका के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, तो अभी के समय में चाइना के इशू को लेकर हमारे काफी अच्छे संबंध हैं, और हम उनको ब्रह्मोस मिसाइल प्रोफेसर राजन, मेरा यही सवाल था कि अगर कोई इस तरह की स्थिति क्रिएट होती है तो ब्रुनेई सबसे पहले किसको फोन करेगा, चाइना को या फिर इंडिया को? देखिए ब्रुनेई एक छोटा सा देश है, हमें उनसे सिक्योरिटी के इशू में कोई वो स्टैंड ले या अमेरिका के विरोध में या चीन के विरोध में, यह मान के नहीं चले। बस हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि इनसे हमारे संबंध अच्छे बने रहे, और हम उनको अश्योर करते रहे कि हम उनको कोऑपरेट करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर राजन, जिस तरह से आप कह रहे हैं ब्रुनेई की विदेश नीति भी अगर हम देखें तो ब्रुनेई की विदेश नीति बहुत ही सहज उस लिहाज से रही है। अंत में एम्बेसडर गोयल आपसे पीपल टू पीपल कनेक्ट की लगातार बात की जा रही है। 4.5 लाख की आबादी वाला ब्रुनेई एक छोटा देश है, लेकिन ऐसे में 15,000 प्रवासी भारतीय यहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय और ब्रुनेई के लोगों के बीच में जो कनेक्ट है वो उनको तमाम एक तरह से क्षेत्र में जिस तरह से भारतीय वहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, टीचर्स हों, इस लिहाज से तो हैं ही। आप किस तरह से एक बड़ा बदलाव भी देखते हैं पीपल टू पीपल कनेक्ट को लेकर भी भारत और ब्रुनेई के संबंधों में? कितना समय देंगी मेरे को आप इसके लिए? आपसे जितना आपको चाहिए आप ले लीजिए। देखिए ऐसा है कि सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो हमारे रिश्तों में है वो वही है पीपल टू पीपल कनेक्ट। जी। अब मैं मलेशिया में 3 साल रहा हूँ, सिंगापुर में 3 साल रहा हूँ, ब्रुनेई जा चुका हूँ, इंडोनेशिया जा चुका हूँ। सबसे पहली चीज़ आपके सामने ये शायद प्रोफेसर राजन ने भी कही थी कि अगर आप जाएंगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप उस देश में हैं या भारत में हैं। तो एक जो भारत की सांस्कृतिक प्रेजेंस वहाँ पर है वो चीन की है, लेकिन वो बहुत विजिबल है भारत की, तो एक कल्चरल प्रेजेंस है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं मलेशिया में था, बहुत पहले की बात है, 1985 टू 88, वहाँ से एक रामली इब्राहिम है, आपने नाम सुना होगा, ओडिसी डांसर हैं जी। और मेरा ख्याल है एज एन ओडिसी डांसर वो जो भारत के ओडिसी डांसर्स हैं उनकी जो टॉप कैटेगरी है उसमें आते हैं, वो आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में। और उन्होंने वो सोनल मानसिंह के साथ में केलुचरण महापात्रा के शिष्य रहे हैं, उनको सोनल मानसिंह को वो अपनी ओडिसी डांस के गुरु केलुचरण महापात्रा जी। कहावत थी वहाँ पर मलेशिया में कि वहाँ पर हर घर में आपको एक भरतनाट्यम डांसर मिल जाएंगी। हर एक घर भरतनाट्यम का कल्चरल सेंटर था, तो हमको वहाँ पर कल्चरल सेंटर की जरूरत ही नहीं थी। एक हर वहाँ पर की जो हर एक लड़की उसकी पहली एम्बिशन ये है कि भरतनाट्यम सीखना है। बॉलीवुड को देख लीजिए आप, ये
मैं जब एयरपोर्ट गया वहाँ पर कोई एक बहुत जाने माने लीडर आए थे, उनके साथ में अमिताभ बच्चन थे। तो जो लोग थे एयरपोर्ट पर, उन्होंने अमिताभ बच्चन के पैर पकड़ लिए उस टाइम पर। शाहरुख खान का नाम जो है सबसे ज़्यादा मशहूर है वहाँ पर। अब तो खैर प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन उससे पहले जो है शाहरुख खान का नाम ज़्यादा चलता था। तो मैं ये कहूँगा, एक तो पीपल टू एजुकेशन। जब मैं वहाँ पर मलेशिया में था, एक वहाँ पर संस्था हुआ करती थी, मलेशियन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स। वहाँ पर ज़्यादातर डॉक्टर्स वो एम से पढ़ के जाया करते थे। तो ये जो पीपल टू पीपल कनेक्शन बना है, ये इतना ड्यूरेबल कनेक्शन है, सस्टेनेबल कनेक्शन है, ठीक है, कि चाहे कुछ भी हो जाए। ये सर माफी चाहूंगा, आपने कहा कि समय, लेकिन मैं माफी चाहूंगा कि मैंने आपको उतना समय नहीं दे पा रहा हूं। के बारे में कुछ बोलना चाहता था सर, बिल्कुल समय नहीं है, माफी चाहूंगा, क्योंकि आगे फिर कभी मौका मिलेगा हम बातचीत करेंगे। तो प्रोफेसर राजन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही विस्तार से, बहुत ही बेहतर तरीके से हमें समझाने के लिए। और एम्बेसडर सुरेश गोयल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, तो भारत और ब्रुनई संबंधों पर हमारा विशेष कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। मुझे और असीम को अभी के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।